शांति की सुबह की उम्मीद लिए हुए आज वो तारीख है जब सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हैं। अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठकर वार्ता करने वाली है। बैठक इस्लामाबाद के सेरेन होटल में हो रही है। वेस्ट एशिया के लाखों लोगों की जिंदगी और ग्लोबल अर्थव्यवस्था का भविष्य इसी बातचीत के नतीजे पर टिका है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए, वेस्ट एशिया के खास मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर काजिम रजा ज़ैदी, जो शिया पीजी कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पूरी तरह से शिया पीजी कॉलेज में बच्चों को शिक्षा दी है और अभी भी इसी अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो इसी मुद्दे पर हम डॉक्टर काजिम से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बताइए, आज जो इस्लामाबाद में जिस तरह की मीटिंग चल रही है, तो क्या ये मीटिंग दो बायलैटरल जो बात हो रही है इस ईरान और अमेरिका के बीच में खाड़ी युद्ध को लेकर, क्या आप मानते हैं, आप तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं, आपने पूरी दुनिया में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीजें देखी हैं, तो क्या ये बात जिस तरह से हो रही है, क्या ये सफल हो पाएगी बात? देखिए सर, ऐसा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और जिस तरह के हालात हैं, उम्मीद की जानी चाहिए, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए कि शायद इस बातचीत का कोई नतीजा निकल सके। जबकि बहुत से ऐसे पावर्स हैं, उसमें सबसे मसला है इजराइल का रोल, जिसने ऐलान होने के बाद भी सीज फायर का लेबनान पे तकरीबन 300 लोगों का कत्लेआम किया, लेकिन कल उनको जब ट्रंप ने डांटा तो बहरहाल वो रुक गया, अथॉरिटीज रुक गई हैं। वेस्ट एशिया की शांति के लिए जरूरी है कि ये पूरा खित्ता, ये पूरा इलाका बर्रसगीर का, इसमें अमन को कायम किया जाना चाहिए। मासूमों का खून जो बहाया जा रहा है, उसमें फलस्तीन का मुद्दा है, उसमें लेबनान का मुद्दा है, इसमें ये तमाम मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो समिट हो रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद इससे बेहतर नतीजे निकल सके। डॉक्टर काजिम साहब, ये बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट यूएस जेडी वेंस अमेरिकन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और ईरान के डेलीगेशन को वहां के स्पीकर, हाउस के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ लीड कर रहे हैं। लेकिन दोनों ने ही चलने से पहले, अपनी कंट्री से निकलने से पहले, दोनों ने कहा कि अगर हमारी डिमांड पे बातचीत नहीं हुई तो फिर हम इस बातचीत का कोई माने नहीं रखते। तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये बात, अगर ये डिमांड्स किसी लेवल पे सेटल नहीं हो पाई तो क्या ये टॉप फेल हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये दोनों पावर्स जब ये वहां से चले, इनके ऊपर वहां की जनता का, जनमत का बहुत दबाव है। इजराइल में जो अभी कल, आज रात में, कल पिछली रात में जो वहां सर्वे हुआ है, तो वहां की पब्लिक ने इस मुद्दे पर कहा है कि इस पे शांति वार्ता को कामयाब होना चाहिए। जहां तक अमेरिका का मसला है, उनके ऊपर खुद बहुत करप्शन के चार्जेस हैं, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, एपस्टीन का मसला है, उससे दिमाग हटाने के लिए ये अमेरिका जो है वार में गया है। तो वहां की पब्लिक भी बहुत मुखालफिन में से है, बहुत मुखालफत कर रही है और इनकी ट्रम्प जो है उससे बचने के लिए इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि इन्होंने वार का जो आगाज किया था उसकी बुनियाद ही गलत थी। ये अग्रेसर थे, इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज है इनकी, ये एक्सपेंशनिज्म के फेवर करने वाले लोग हैं, ये अपनी सरहदों को बढ़ाना चाहते हैं इंसानियत के खून के में शामिल होकर के। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो मेन मुद्दा है, जो डायलॉग्स हो रहे हैं आज, जब शुरू होने वाले हैं इस्लामाबाद में, उसमें तीन जैसे ईरान ने 10 पॉइंट्स अपने भेजे हैं
डिमांड्स रखी हैं कि वो डिमांड्स अगर 10 पॉइंट्स मान ली जाएंगी तो हम इस टॉक को जो है सफल होने का आप एक गारंटी दे सकते हैं। लेकिन उसमें 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे अमेरिका थोड़ा सा हो सकता है कि वो अपनी रजामंदी न दे, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट का यूरेनियम इन्वेस्टमेंट का जो ईरान का मसला है उसमें अमेरिका जो है वो जल्दी से तैयार नहीं होगा। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रोल ईरान का है उस कंट्रोल को अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि उसका कंट्रोल बना रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमेशा जो है ईरान काबिज रहे और वो जब चाहे उसको बंद कर दे, जब चाहे खोल दे, जिसके लिए चाहे बंद कर दे, जिसके लिए चाहे खोल दे। तीसरा जो मुद्दा था वो ये है कि जो ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, सैंक्शन जो लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा और भी कई कंट्रीज के द्वारा जो सैंक्शन, और खास करके उसको जो असेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, तो ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जो क्या अमेरिका इन मुद्दों पर हामी भरेगा? देखिए, जहां तक ये जो जंग शुरू हुई है उसके पहले तकरीबन ईरान राजी हो गया था इस मुद्दे के ऊपर। ये जबरदस्ती जंग ला दी गई है इजराइल के बहकाने के ऊपर। अदरवाइज ईरान ने तकरीबन वो जो कतर में बातचीत चल रही थी वो तकरीबन ईरान उस पर एग्री कर गया था, लेकिन इनकी ईरान, ये अमेरिका, हाँ अमेरिका, ईरान एग्री कर गया था। अच्छा। ईरान एग्री कर गया था और तकरीबन वो फाइनल स्टेज पे वो सिस्टम था वो उसको ड्राफ्ट किया जा रहा था। अच्छा। इस बीच में उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। जहां तक हॉर्मुज का मसला है, देखिए हॉर्मुज एक अहम मुद्दा है। इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से वो पूरा इलाका ईरान के कब्जे में आता है, तो यकीनन ईरान को इस बात का पूरा हक है कि वो उस पानी का उस वे का इस्तेमाल, वाटर वे का इस्तेमाल अपनी मर्जी के हिसाब से किया जाना चाहिए। यकीनन अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं मानेगा, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर अमेरिकन जनता का बहुत ज्यादा दबाव है और उसको वार को रोकना है क्योंकि उसकी भर पिट चुकी है और बहुत ज्यादा वेपन इनके बर्बाद हुए हैं, खराब हुए हैं, तो ये अब नहीं चाहते हैं। इनकी मजबूरी थी तो ये जंगबंदी की है। जहां तक इकोनॉमिक सैंक्शंस का मसला है, 40 साल से उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन यह कौम करबलाई कौम है, ये दुनिया में किसी से डरती नहीं है और हमको पूरा यकीन है कि अगर ये वार्ता खुदा न करे फेल हुई तो ईरान बिल्कुल कमिटेड है कि वो इजराइल को नेस्त नाबूद कर देगा और कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये वो इजराइल है कि जब यहूदियों से पीटे गए थे तो ये लोगों नदी पार करके जब ये लोग आए तो वहां के फलस्तीनी लोगों ने इनको गुलदस्ते भेंट किए थे और उनको कहा था आप हमारे यहाँ आकर रहिए, लेकिन इन लोगों ने वहां पर रहते रहते ये ऑक्युपाइड कर लिया है, पूरा वेस्ट बैंक है, इन सब लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया है। तो उम्मीद की जानी है, देखिए दुनिया में 2 सबसे बड़े शैतान हैं, एक अमेरिका और एक इजराइल। ईरान एक अमन पसंद देश है। और एक बात आपको जैदी साहब और बता दें कि ये जो दुनिया में फैला रखा था वेस्टर्न पावर ने कि तस्वीर वाले लोग हैं, नमाज वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट, उनके यहाँ औरतों की एजुकेशन, इवन वहां का प्रेसिडेंट, इवन उनके वहां के फॉरेन मिनिस्टर, सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और उनके यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी पे बड़ा काम किया गया है, बहुत किया जा रहा है। वहां की लड़कियां 20-20, 22 साल की लड़कियां बिल्कुल लैब पे वहां पर मिसाइल बना रही है। तो ये जो फैला रखा था भ्रम लोग है वेस्ट मीडिया ने कि ये मुल्ला लोग हैं, ये तस्वीर वाले लोग हैं, ये नैरेटिव चालू किया हुआ था कि वो खत्म हो गया। और इस जंग का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि सुपरमेसी का ताज जो अमेरिका के सर के ऊपर था उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है दुनिया में। और इवन की नेटो ने भी इनका साथ नहीं दिया क्योंकि इनकी जो एक्सपेंशनिस्ट जब इन्होंने जंग की थी क्या नेटो से पूछा था, नेटो की सारी कंट्री विड्रॉ कर गई अमेरिका से, इसलिए कि जब आपने अननेसेसरी आपने एक मुल्क के ऊपर हमला कर दिया जहां बिल्कुल समझौता होने वाला था, तो आप कैसे, तो आपने तो हमसे नहीं पूछा, अब आप हमसे कह रहे हैं कि हमारा सपोर्ट कीजिए।
तो नेटो ने बिल्कुल सही काम किया और नेटो में इनकी दादागिरी खत्म हो चुकी है। अब बहुत से गल्फ कंट्रीज और नाटो कंट्री जो है वो ईरान के फेवर में आ रहे हैं। अब ईरान की दादागिरी न कही जाए बल्कि ये कहा जाए कि ईरान की सुपरमेसी अब गल्फ में कायम हो गई है। जी डॉक्टर ये बताइए, जिस तरह से ये डायलॉग शुरू होने से पहले बायलैटरल टॉक जो हो रही थी ईरान और यूएस में, अभी जो आज शुरू होने वाली है, लेबनान पर जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया और करीब 250 लोगों का कत्लेआम किया और करीब 1100-1200 लोग उसमें सीरियसली इंजर्ड हुए, तो क्या इजराइल ये नहीं चाहता कि ये टॉक सफल हो, ये डायलॉग सफल हो? यकीनन देखिए, इजराइल कभी नहीं चाहता कि ये मुद्दा हल हो, क्योंकि उनका इलेक्शन फंसा हुआ है नेतन्याहू का। और लेबनान में सरकार में 3 तरह के लोग हैं। क्रिश्चियन अलग या एक आदमी है, प्राइम मिनिस्टर उनका है, प्रेसिडेंट शियो का है और एक स्पीकर शियो का है, प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का है और एक किसी और पार्टी का है। तो वहां की जो फौज है, हिजबुल्लाह है, वो वहां की जो सरकारी फौज है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो ये नहीं चाहते कि हम इस जंग को, इस मुआहदे को जो इस्लामाबाद में जिसकी पर बात चल रही है वो कामयाब हो, और उसी की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं और यकीनन लोगों को, बेकसूर लोगों को वहां कत्लेआम किया जा रहा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि ये जंग बंद हो। उसकी वजह है वहां की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि अब विनर बनकर आना चाहते हैं जो अगला इलेक्शन वो फेस कर सके। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या ये अगर डायलॉग सफल भी हो गया इन दोनों के बीच में, तो क्या इजराइल अपनी इन हरकतों से बाज आएगा? नहीं, इजराइल बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अमेरिका अब वो अमेरिका के काबिल भी नहीं है। उसकी वजह डॉक्टर साहब आप जानते हैं, वो स्टीम का मसला ऐसा है कि उसकी वजह से ये बहुत दबा हुआ है और ये बिल्कुल काबू में नहीं। अब अमेरिका के काबू में भी नहीं है वो, बिल्कुल नहीं। अमेरिका उसके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा, कोई प्रेशर नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जिस तरह से पाकिस्तान इस मसले को मीडिएट कर रहा है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की भूमिका इंटरनेशनल लेवल पे क्या काफी अच्छे लेवल पे आएगी? भाई देखिए, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और परसों जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया ख्वाजा आसिफ का, वो निहायत बिल्कुल वॉर शुरू होने के पहले वो गलत था और नहीं दिए बाद में उसको डिलीट कर दिया। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस वार्ता को चाइना लेकर आया है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे इतनी औकात नहीं है कि इतनी बड़ी समिट वो कराए, लेकिन उसका फायदा हालात का, इस्लामिक कंट्री होने के नाते और ईरान का पड़ोसी होने के नाते इसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान की अपनी पर्सनली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई औकात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हिंदुस्तान से उसने बड़ा मुद्दा छीन लिया है। जी, बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के हाथ से छीन लिया है। अब ये बताइए, क्या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इस मुद्दे पे, खाड़ी युद्ध के मुद्दे पे, क्या कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी कहीं कुछ फेल होती नजर आई है? देखिए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट पे रही है और हम उसके संस्थापक सदस्य हैं, और कभी हिंदुस्तान किसी भी के साइड नहीं करता है। ये इनकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल टोटली वो फेल है और दुनिया में बड़ी थोड़ी मची हुई है इनकी विदेश नीति के ऊपर। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है भाई, आपने उसको कहां पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जयशंकर से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है जो जिस मुल्क का विदेश मंत्री किसी कंट्री को दलाल कह दे, उसमें उनकी बड़ी थोड़ी मची है। इंटरनेशनल मीडिया में उनकी बड़ी बुराई हो रही है कि ये बहुत डिप्लोमेटिकली ये बहुत कमजोर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या इसके पहले आपने जहां भी इस्तेमाल, जहां पर आपने यूक्रेन में आप जब गए मीडिएट किया, तो क्या वो भी दलाली थी? तो विदेश मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, जैसे वार्ता से पहले जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे और क्या कहते हैं जो
स्पीकर थे जब वो आ रहे थे, तो स्पीकर गालिबाफ ने कहा आने से पहले कि अमेरिका पे उनको भरोसा नहीं है। इसके पहले वो ड्यूरिंग द टॉक कई दफे अटैक कर चुके हैं। तो क्या जिस तरह की टॉक हो रही है, क्या इसके तुरंत बाद अमेरिका कुछ हरकत कर सकता है ईरान के साथ? देखिए, ये दुनिया का बहुत झूठा मुल्क है, उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। कल उसने अपने वाइस प्रेसिडेंट को हिदायत दी है कि भाई किसी भी तरीके से इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यह है कि वो कहता है हमने 15 पॉइंट पे झूठ बोल रहा है अमेरिका। 10 पॉइंट के ऊपर बाकायदा उनका बाकायदा स्टेटमेंट है कि हम 10 पॉइंट को मान रहे हैं, उसके ऊपर बात की जा सकती है। इसमें वो झूठ बोल रहा है और अमेरिका जो दिन भर में 10-12 ट्वीट करता है, 2-2 मिनट में 10-10 मिनट में वो अपना ट्वीट बदल देता है, उसके ऊपर यकीन तो नहीं किया जा सकता। आज फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का आज फिर स्टेटमेंट आया है कि जैसे ही टॉक अगर फेल हो गई तो मैं फिर ईरान के ऊपर अटैक कर दूंगा। तो ईरान भी तो क्या नहीं दर्शक, तो क्या ये यूएस प्रेसिडेंट क्या टॉक से पहले, डायलॉग से पहले क्या ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल लॉ में जो हम लोग पढ़ाया जाता है उसमें साफ लिखा रहता है कि ये सब स्ट्रेटेजी होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, स्ट्रेटेजी है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जितना ज्यादा झूठ बोला जाए, ये बहुत आम बात है, ये हमको पढ़ाया गया है। इंटरनेशनल में रिलेशंस में झूठ बहुत बोला जाता है, सिर्फ खाली पुलाव बनता है और प्रेशर बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है, टेम्परामेंट बनाया जाता है। जो सही बात नहीं होती उसको भी दिखाया जाता है, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है, अंदर कुछ बात होती है बाहर कुछ, आगे लोग उसका आंसर जो बताते हैं। तो अमेरिका पे यकीन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जिस तरह से इस टॉक को ऑर्गेनाइज कर रहा है और वहां के प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो क्या अगर ये टॉक सफल हो जाती है तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज बहुत ज्यादा बिल्डअप होगी, और जो उसके ऊपर जो एक इंडिया ने और दूसरी कंट्रीज ने जो एक टेररिज्म का जो एक टैग लगा रखा है, क्या उस टैग को ये हटाने में सफल हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि नो डाउट पाकिस्तान अगर ये टॉक सक्सेस करा ले गया तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी साख बहुत बढ़ेगी, जबकि वो आतंकवादी देश है, उसको डिक्लेयर किया जा चुका है और वो आतंकवाद का बहुत ज्यादा साथ देता है। लेकिन उसने ये जो आपकी निकाली है समिट करा के इस्लामाबाद में, अगर ये 80% भी कामयाब हो गई या 8 पॉइंट पे एग्रीमेंट हो गया तो नहीं हो पाए और ईरान ने भी फ्लेक्सिबल तरीका अपनाया, तो पाकिस्तान के साथ बहुत बढ़ी जाएगी और हम बहुत पीछे हो जाएंगे। हमें कोई नहीं पूछ रहा है आजकल हिंदुस्तान की विदेश नीति के ऊपर या हमारी लीडरशिप के ऊपर, सब मौन धारण किए हुए हैं। अरे ये हिंदुस्तान नेहरू का देश है, इंदिरा गांधी का देश है, ये वाजपेयी का देश है। हमारी विदेश नीति मनमोहन सिंह का देश है। मनमोहन सिंह ने, इंदिरा गांधी ने डिक्सन वगैरह से बात नहीं की थी, मनमोहन सिंह ने ओबामा को डांट दिया था। तो प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जो सामने से खड़े होकर के फ्रंट से आए और मुल्क को लीड करे। जिस तरह से ईरान राजी हुआ है इस टॉक के लिए, क्या ईरान कुछ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड अपनाएगा कि ये टॉक सक्सेसफुल हो जाए? देखिए, चाइना का बहुत प्रेशर है, प्रेशर नॉट इन बैड सेंस, प्रेशर इन द सेंस ऑफ कि उसको हालात को बेहतर किया जा सके। तो अगर 7-8 पॉइंट मिल जाते हैं, इस पे एग्रीमेंट हो जाता है, तो जंग तो कोई पसंद नहीं करता है। नुकसान दोनों का हुआ है, इजराइल भी बर्बाद हुआ है, ईरान भी बर्बाद हुआ है। लेकिन ईरान ने ये तय कर लिया है कि रोज रोज के झगड़े से ये बेहतर है कि मरना ज्यादा बेहतर है, लेकिन जिल्लत की जिंदगी हम नहीं गुजारेंगे। और वो बिल्कुल तैयार है, उनके इक्विपमेंट तैयार है। अगर ये इस्लामाबाद की वो पहल हुई तो दोनों तरफ से धनाधन गोलियां और ये सब चलेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें जो खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्रीज जो है, जिस तरह के यहाँ डायलॉग हो रहे हैं, खाड़ी देश क्या इस तरह के डायलॉग के सफल होने के बाद क्या चाहेंगे कि उनके रिलेशन, या ईरान चाहेगा जिस तरह के रिलेशन अभी वार के दौरान उनसे बिगड़े हैं, तो क्या खाड़ी देश चाहेंगे कि हमारे रिलेशन ईरान से बेहतर हो जाएं?
देखिए, अगर ये जंग कामयाब हुई तो 100% जितने भी खाड़ी के देश हैं ये सब ईरान की तरफ रुजू होंगे, ईरान की तरफ इंक्लाइंड होंगे, क्योंकि अमेरिका ने पैसा भी इनसे बहुत लिया, अड्डे भी बनाए, बड़ा मिलिट्री वो किया, लेकिन उनकी सुरक्षा वो नहीं कर सके। तो ईरान किसी से दुश्मनी नहीं रखता है। अगर ये लोग सुधर जाएंगे तो यकीनन ये सब अब उसके तरफ बढ़ेंगे, जबकि इनका सबका रोल, सऊदी अरब का रोल बहुत खराब रहा है। ये सब मिलते रहे, ये रोज हर हफ्ते 15 दिन जाता था, पैसे पूरे दिए हुए थे सारे वो तो अलग है, वहां कहता था उसको क्या करो। तो इन मुल्क देखिए, ये नाम के मुसलमान है, इनको मुसलमान माना ही नहीं जा सकता, बस इनकी खुशकिस्मती है कि मक्का और मदीना और ये सब उनके यहाँ है, अदरवाइज दे आर नॉट सपोज टू बी द मुस्लिम्स, they are very much against the interests of the Muslims and all these Gulf countries, and they are harmful for the entire humanity and mankind. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आए और एक बहुत ही अच्छी बातचीत हुई हमारे आपके बीच में। आगे भी हम दूसरे मुद्दों पे इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें।